सुबह बखैर नाजरीन, खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। सुबह आपके सामने आते हैं तो कोशिश रहती है कि हर सुबह आपको खबरों से बाखबर करें, उन खबरों से बाखबर करें जो अभी तक सुर्खियां बटोर रही हैं। किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली की सियासत और दिल्ली और मुल्क की सियासत से लेकर बैनुल-अक़वामी सियासत आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और आपको अपडेट करते हैं हम कि क्या कुछ हो चुका है और आज पूरे दिन क्या कुछ हो सकता है खबरों के हवाले से। चूंकि आज 21 मार्च है, सन 2025 है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो आज भी तय फॉर्मेट के हिसाब से हर खबर पर तजिया होगा, तबसरा होगा और पल पल का अपडेट आपको हम बताएंगे। फटाफट से ज्वाइन कीजिएगा हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी, जहां पर न सिर्फ खबर आप देखेंगे बल्कि इनबॉक्स में आकर हमें हालात वाक़ात से रूबरू भी करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर यानी 9:45 के फौरन बाद हमारी फोन लाइन्स खुलेंगी। आप अपनी बात रखेंगे, आरा रखेंगे और न सिर्फ बात और आरा रखेंगे बल्कि हुकूमत तक अपने पैगाम को पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया एक साथ मिलकर आपके मसाइल का हल भी करे। फिलहाल पड़ाव पहला है और पहले पड़ाव पर माजी को याद करते हैं। माजी में आज के दिन क्या कुछ हो चुका है, अहम तरीन वाक़ात आपके सामने रखेंगे आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआती दौर में फॉर्मेट सेट है जिसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना है और इब्तिदा हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ मार्च की 21वीं तारीख साल 2025 ग्रेगोरियन या अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन 1791 में अंग्रेजी फौज ने सुल्तान टीपू को शिकस्त दी और बेंगलुरु पर मुकम्मल तौर पर कब्जा किया। 1887 में मुंबई के अंदर प्रार्थना समाज का क़याम अमल में आया। 1857 में आज ही के दिन टोक्यो जापान के अंदर तबाहकुन ज़ल्ज़ला हुआ और जो सरकारी आदादोशुमारों से पता चलता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान इस तबाहकुन ज़ल्ज़ले में आज के दिन गई। 1829 स्पेन में शदीद ज़ल्ज़ला, 6000 अफराद ने यहाँ भी आज ही के दिन जान गंवाई। 1791 तीसरी मैसूरी जंग में बरतानिया ने हिंदुस्तान के शहर बेंगलुरु को मुकम्मल तौर पर सील कर लिया और बहुत सारा हिस्सा जो अपने कब्जे में ले लिया। निज़ाम अगरचे चलाने में वक्त लगा लेकिन मुकम्मल तौर पर इस शहर को सील कर दिया गया था। 1935 21 तारीख को फ़ारसी ज़बान के मुल्क फ़ारिस का नाम बदलकर ईरान रखा गया। 1935 दिन आज का तकरीबन 90 बरस आज इस अहम तरीन पेशरफ्त को हो चुके हैं। 1957 में भारत का शाका या साका कैलेंडर सामने आया और भारत के अंदर जहां पर मुख्तलिफ कैलेंडर्स बाद में अपनाए गए, लेकिन ये वो कैलेंडर था जिसके मुताबिक कहा गया कि इस तारीख के मुताबिक अंग्रेज़ी कैलेंडर के अलावा शाका या साका कैलेंडर के मुताबिक काम होगा। 57 में या 1957 में इसकी शुरुआत आज के दिन हुई या मंजर आम पर ये कैलेंडर आया। 1975 में 3000 साल बाद इथोपिया में बादशाहत का खात्मा हुआ। 1979 मिस्री या इजिप्ट पार्लियामेंट ने इजराइल के साथ अमन मुआहदे पर इत्तफाक आज ही के दिन किए थे। 1829 में स्पेन में ज़ल्ज़ले ने 6000 लोगों की जान ली। 1971 में क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाई और 1916 में शराफाक, शहनाई नवाज़, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पैदाइश हुई और इस तरीके से 2006 में उनका इंतकाल हुआ। 1916 में आज पैदाइश हुई थी। आज उनकी जो शानदार खिदमात रही हैं, एक मुनफरिद पहचान रखते थे, शहनाई नवाज़ थे, इसलिए उनको खराज अकीदत पूरे मुल्क के अंदर पेश किया जा रहा। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में यह अहम तरीन वाक़यात, बड़ी बातें, बड़ी जो वाक़यात थे वो आपके सामने रखे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आप खबरों की तरफ एक एक करके चलेंगे। बैनुल-अक़वामी सतह के चंद खबरें और मालूमात इस प्रोग्राम का हिस्सा और उसके बाद जम्मू कश्मीर की खबरों पर आएंगे। इशफाक, चलिए जनाब, खबरों का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जरा अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है और रात देर गए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो हुक्मनामा जारी किया है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप आज पूरे दिन सुर्खियों में रहेंगे। अक्सर ये माना जाता था कि अमेरिका के निज़ाम तालीम में बेहतरी है, लेकिन निज़ाम तालीम में बेहतरी है या नहीं है वो तो अपनी जगह एक बड़ा सवाल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का मानना है कि तलबा परेशान है, वालिदैन की परेशानी है क्योंकि रियाजी का मजमून भी नहीं आता है। इसलिए बड़ा फैसला कल हुक्मनामा जारी करते हुए बड़ा फैसला अमेरिका की तरफ से लिया गया कि जब तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल महकमा तालीम को बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। अमेरिकी हुकूमत का बड़ा फैसला कि महकमा तालीम को बंद करने के हुक्मनामे पर रात देर गए डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत कर दिए हैं।
जो स्कूल्स हैं, तालीमी मयार गिर चुका है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात बता दी है। और साथ साथ ये भी कह दिया है कि महकमे तालीम के पास बड़ी बड़ी इमारतें तो हैं मगर तालीम का नामो निशान ही नहीं है। जहां एक तरफ से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बंद करने का बड़ा फैसला ले लिया गया है, वहीं पर डेमोक्रेटिक्स ने महकमा तालीम बंद करने का डोनाल्ड ट्रंप का इकदाम तबाहकुन करार दे दिया है। खबरसा इदारों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर तालीम को हुक्म दिया है कि महकमे को बंद करने का अमल शुरू किया जाए। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने की तकरीब के दौरान कहा कि हम महकमा तालीम को जल्द अज जल्द बंद करना जा रहे हैं। ये हमारे किसी काम का नहीं है। अमेरिकी सदर के अल्फाज, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हम अपने तलबा को दोबारा रियासतों के हवाला करना चाहते हैं। रियासती इंतजामिया जो स्कूल चलाएंगे उन्हीं स्कूलों के मातहत कर दिए जाएंगे और प्राइवेट निज़ाम के तहत जो स्कूल अमेरिका भर में चल रहे थे, वो अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में चल रहे थे, उन्हें बंद करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रात देर के जारी कर दिया गया है। अमेरिकी सदर ने कहा कि महकमा तालीम के पास बड़ी इमारतें हैं मगर तालीम नहीं है। अब स्कूल के मामलात रियासतें खुद देखा करेंगी। महकमा तालीम बंद करने पर रियासती गवर्नर्स भी खुश है। निज़ाम के तहत गवर्नर्स मुख्तलिफ रियासतों को चलाते हैं, ट्रंप साहब ऊपर हैं। और कल जब ये ऑर्डर जारी किया, कहा कि तमाम रियासतों के गवर्नर भी इस हुक्मनामे के बाद काफी ज्यादा खुश है। जहां एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने निज़ाम तालीम को बेहतर करने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बंद करने का हुक्मनामा जारी किया है, डेमोक्रेट्स ने इस इक़दाम की नुक्ताचीनी की है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने दीगर मामला भी सामने रखे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि मादनियात के मामले पर, जो हमने कल कहा कि यूक्रेन के पास जो मादनियात है उन पर बहुत जल्द यूक्रेन के साथ मिलकर दस्तखत किए जाएंगे ताकि वो मादनियात अमेरिका के वहां पर हो जाएं। इस ज़िमन में भी कल उन्होंने अपनी बात दोबारा से बता दिया। लेकिन फिलहाल बड़ी बात ये कि अमेरिका में महकमा तालीम को बंद किया जा रहा है। महकमा तालीम बंद करने का हुक्मनामे पर रात देर के दस्तखत किए गए हैं। बुनियादी वजह यह है कि रियाजी के मजमून को पढ़ने की सलाहियत अमेरिका के नौजवानों को नहीं है और जिस तरीके का जाल अमेरिका के अंदर बिछाया गया है तालीम के नाम पर, उसे ख़त्म करके रियासत को सौंप दिया जाएगा। यानी बच्चे अब सरकारी स्कूलों के अंदर अमेरिका के जो अपने सरकारी स्कूल है वहां पर पढ़ेंगे ताकि बुनियादी तौर पर उनकी तमाम तालीमात पूरी हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान, और इस बयान के बाद मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर भी अब बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। नुकात मान रहे हैं अगर अमेरिका जैसा मुल्क ये मान रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में इंस्टीट्यूशनलाइज एजुकेशन को करना सही नहीं है, तो क्या महदूद वसाइल के बीच दीगर मुल्कों के अंदर ऐसा काम होगा या नहीं होगा, बड़ा सवाल है। फिलहाल बड़ी बात कि तलबा को बुनियादी जो महकमा तालीम है अमेरिका का, उसे बंद करने का हुक्मनामा दे दिया गया और साफ कर दिया अमेरिका सदर ने कि तलबा को रियाजी का मजमून पढ़ना भी नहीं आ रहा है। तो अमेरिका की जानिब से बड़ा फैसला, इस पर दिन भर काफ़ी डिबेट्स डिस्कशंस होनी है, मजीद इस पर बात होती रहेगी। लेकिन ट्रंप के फैसले के साथ साथ बात जरा इसराइल की भी कर लेते हैं, जहां पर गजा जंग के बीच कई तरह के बयानात आए और मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक की जानिब से रद्दअमल जाहिर किया गया। लेकिन क्या पाकिस्तान इसराइल के साथ पसे पर्दा ताल्लुकात बेहतर बनाने की या करने की कोशिशें कर रहा है? शायद इस जानिब पहला कदम ये हो सकता है। ये चूँकि बहुत दिनों से खबरें आ रही थी, लेकिन बिलाखिर इसराइल से एक बड़ा अखबार जो रोज़ाना बुनियादों पर छपता है, जिसने एक बड़ा दावा किया और अब इजरायली मीडिया की जानिब से भी इसकी कंफर्मेशन कर दी गई तस्वीरों के साथ कि पाकिस्तानी कुछ सहाफ़ियों और मुहक्किकीन का एक वफद जो कि खुफिया दौरे पर इजराइल पहुंचा था, और इस दौरे पर उसके बाद सवालात उठना काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गए हैं। इजरायली अखबार इजराइल ह्यूम में ये दावा किया गया और कहा गया कि दौरे का पूरा इंतजाम इसराइल की एक गैर सरकारी तंजीम शराका है जिसकी जानिब से किया गया, और कहा जाता है कि ये खुफिया दौरा था, मुहक्किकीन थे, इसके अलावा सहाफ़ी थे, दस्तावेजी फिल्म साज इस वफद का हिस्सा थे। और इजरायली मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तानियों के एक वफद ने तिल अबीब और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस का दौरा किया। इजरायली अखबार के मुताबिक इस रिपोर्ट को अगर सही माना जाए तो गैर सरकारी तंजीम शराका जो इजराइल के एशियाई और मशरिक़ी वस्ता के ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए काम करती है, रीजनल पीस चाहती है और इस
इसका ताल्लुकात बेहतर बनाने में अब तक कलीदी किरदार रहा है। इसलिए पाकिस्तान की करीबियां क्या बढ़ रही हैं या इजराइल के साथ किसी तरह के मुज़ाकरात चल रहे हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत इस वक्त शुरू हो गई है। इजरायली अखबार ये भी दावा कर रहा है कि एक सहाफ़ी कैसर अब्बास, जिन्होंने अपनी तस्वीर जाहिर तो नहीं की लेकिन ये ज़रूर बताया कि वो अपनी ज़ाती हैसियत में इसराइल का दौरा कर रहे हैं और उन्हें नहीं लगता कि इससे पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा बढ़ सकता है। इसी तरीके से इस बात का भी जिक्र किया गया कि मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल मुमकिन है, लेकिन इसका हल सिर्फ फ़लस्तीनियों और इसराइलियों की मुश्तरका कोशिशों से मुमकिन हो सकता है। पाकिस्तानी सहाफ़ी इस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जो इसराइल में तकरीबन 2 हफ्ते तक रहे, तिल अबीब गए, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस गए, इनने कहा कि मसला फ़लस्तीन वो वाहिद रुकावट है जो पाकिस्तान को इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने से रोक रही है। वफद की एक और रुकन ने वहीं मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बात की तो कहा कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान मुस्तकबिल में ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन है, ताहम इंतहा पसंद इस्लामी ग्रुप्स की मुखालफत का इस वक्त जो सामना है उससे बचने के लिए इकदाम करने होंगे। 10 से 20 साल के अंदर पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, इजरायली मीडिया ये दावा कर रहा है। लेकिन शराका के सरबरा डैन फेफरमैन ने भी मकामी मीडिया को यह बताया है कि पाकिस्तान के एक और वफद को इसराइल खुशामदीद कहने के लिए वो पुरजोश है। एक वफद दौरा अपना ख़त्म कर चुका है, लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ियों, मुहक्किकीन का और फिल्म साजों का एक और दौरा बहुत जल्द मुमकिन है, जिसके लिए शराका की जानिब से तैयारियां की गई हैं। जैसे ये तस्वीरें मंजर आम पर आई, सोशल मीडिया पर मुबसरीन ने तज्जिया और तबसरा शुरू कर दिया और सवालात भी पूछने शुरू कर दिए कि अगर गजा पर वाज़ेह मौक़िफ़ पाकिस्तान का दीगर इस्लामी ममालिक की तरफ था तो फिर खुफिया दौरों की ज़रूरत क्या पड़ गई। चलिए जनाब, ये तो थी बात पाकिस्तान की, और पाकिस्तान इजराइल ताल्लुकात बेहतर होंगे नहीं होंगे ये तो बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल जरा बात मुल्क की करते हैं, और मुल्क के उन नौजवानों की करते हैं जो दुनिया भर के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर माश हासिल करने के लिए, कामकाज के लिए या तालीम हासिल करने के लिए गए थे, लेकिन फिलहाल वहाँ की कैद में पड़े हैं। और कल राज्यसभा के अंदर एक तहरीरी सवाल के जवाब में हुकूमत हिंद की तरफ से इस बात की वजाहत कर दी गई कि 25 भारतीय शहरी जो है वो यूएई की जेल के अंदर है, 11 सऊदी अरब की जेल में है, और इन दोनों 25 और 11 के फिगर को जब आप मिलाएंगे तो इन सभी लोगों को सजाए मौत जो है वो सुनाई गई है। यूएई यूनाइटेड अरब इमारात में 25 लोगों को सजाए मौत सुनाई गई है, और सऊदी अरब में 11 लोगों को जो भारतीय हैं उन्हें सजाए मौत सुना दी गई है। अगरचे हुकूमती वक्त की तरफ से अभी अमली जामा पहनाना इस हुक्मनामे में बाकी है, ताहम ये साफ कर दिया गया कि सन 2020 और सन 2024 के दरमियान यूनाइटेड अरब इमारात यूएई में किसी भारतीय की भी फांसी नहीं दी है। ये कल ऐवान के अंदर कहा गया। ताहम ये साफ कर दिया गया कि ये जो मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो भारतीय शहरी कैद है उनके लिए एदाद शुमार भी जारी कर दिए गए, और ये कह दिया गया कि 10,152 अफराद ऐसे हैं जो दुनिया भर के मुख्तलिफ जेलों के अंदर इस वक्त बंद है। राज्यसभा के अंदर तहरीरी सवाल के जवाब में वज़ीर ममलिकत बराए खारजा कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि ये मामला इंतहाई हसास है, और इस मामले में कुछ मुल्कों के अंदर कानून इंतहाई सख्त है और वो डिटेल जो केसेस की है वो पूरी तरह से नहीं देते हैं। इस वजह से दिक्कतें भी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कौंसल खाने हैं, जो सफारत खाने हैं, वहाँ से जो तफसीलात फराहम की गई है वो 10,152 की है। इस बीच 25 भारतीय शहरी यूएई में, 11 सऊदी अरब में, 6 मलेशिया के अंदर, 3 कुवैत के अंदर, 1 इंडोनेशिया, 1 कतर, 1 यूएसए और 1 यमन के अंदर है, जिन पर इस वक्त फांसी की सजा सुना दी गई है। जो भारतीय कम्युनिटी वेलफेयर फंड ICWF बनाया गया है, उसका मकसद ही यही है कि भारतीय मिशंस को जो अब्रॉड के अंदर है उन्हें ICWF के जरिए से उन लोगों तक पहुंचने में राहत मिले, पैसा मिले, और वहां पर जो चीजें हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश भी की जा रही है। एदाद शुमार पाकिस्तान को छोड़कर ये भारत की तरफ से जो है वो कल जारी कर दिए गए हैं, और दुनिया भर के कहां पर जेलों में भारतीय लोग हैं जिन्हें फांसी की सजा हुई, इनमें यूएई है, सऊदी अरब है, मलेशिया है, कुवैत है, इंडोनेशिया है, कतर है, यूएसए है और यमन है। फिलहाल ये डिटेल्स रात देर गए जारी कर दी गई है।
चलिए जनाब, इसके बाद जरा जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करते हैं और बात सरहदी इलाका रजौरी की करते हैं, जहां पर रात देर गए धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा, जिसके फौरन बाद आसपास के इलाके के अंदर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक आज सुबह भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी का गश्त बढ़ा दिया गया था। बड़ी खबर कि आवाज सुनाई दी गई है जी रजौरी के इलाका थन्ना मंडी के इलाके के आसपास, और ये तब आवाज सुनी है जब मनाली गली के आसपास सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट थी और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को निशाना बनाने की शायद कोशिश की गई थी। रात देर गए का इंसिडेंट था, लेकिन आज सुबह से और रात देर गए से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ आर्मी की मुश्तरका यूनिटें इस इलाके के अंदर लगा दी गई हैं। आने जाने वाले लोगों की बारीकबीनी से तलाशी ली जा रही है और इस ज़िमन में ये जो रात देर गए धमाका हुआ था, क्या धमाका था कुछ और था, इस ज़िमन में अगरचे पुलिस की तरफ से अभी कोई वजाहती बयान जारी नहीं हुआ है, ताहम रात देर गए की इतला ये थी कि ज़ोरदार धमाका हुआ है जी, ये मनाली गली है, लेकिन किसी के ज़ख्मी होने की अभी तक कोई भी इतला नहीं है। निसार खान हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे नुमाइंदा ज्वाइन करेंगे वहाँ से। निसार जरा अपडेट करिएगा, ये जो रजौरी का मनाली गली का इलाका है जहाँ से इतला यह है कि जोरदार आवाज का धमाका हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ तरह तरह की चीमें गोइयां सोशल मीडिया पर चलती रही। सुबह होते हुए क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है, क्योंकि खबर यह है कि डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के यूनिट्स को और ज्यादा चौकस कर दिया गया इस इलाके के अंदर। मिनहाल गली का ये इलाका है और आपको ये भी बताते चलें, ये वो रास्ता है जो राजौरी और पुंछ को कनेक्ट करता है। अगरचे ऑल्टरनेट है, लेकिन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता है। थना मंडी वाली साइड से या शादरा वाली साइड से आप जब बफलियाज की तरफ जाएंगे तो बीच में जंगलात का एक बड़ा हिस्सा, और माजी में साल 2023 में एक भयानक हमला यहाँ पर हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेज के कॉन्वॉय को निशाना बनाया गया था। बाद में पिक्चर्स भी उसकी रिलीज की गई मिलिटेंट्स की तरफ से, और उस हमले में 4 से 5 जवानों की जान चली गई थी। एक छोटी गाड़ी को टारगेट किया गया था बहुत करीब से मिलिटेंट्स की तरफ से। उसके बाद से इस इलाके पर इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा नज़र थी। बफलियाज वाला एक इंसिडेंट इसी तरीके से पेश आया, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, और मुसलसल मामूल के मुताबिक गश्त इन इलाकों में चलते भी रहते थे। निसार हमारे साथ हैं। निसार, क्या मजीद तफसीलात हैं इस वाक़े के हवाले से, और क्या कन्फर्मेशन हो पाई ये ब्लास्ट जो रात देर गए कहा गया कि आवाज़ सुनाई दी गई, कोई अटैक था, क्या कन्फर्मेशन है? जी आसिफ, खन्ना मंडी के ननियाल गली इलाके में मामूल के मुताबिक जो है वो एसडीपीएफ खन्ना मंडी जो है वो गश्त थे, उनके साथ एसपीजी की पार्टी भी थी, और रात देर ये 9-9:15 बजे जो है वो गश्त से वापस आ रहे थे कि अचानक जो है वो ननियाल गली के मुकाम पर जो है इन पर ग्रेनेड अटैक हुआ, और उसमें कोई भी जो है वो जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। और इतना धमाका जो है वो इतना जोरदार था कि पूरा इलाका जो था वो लहर उठा। लोगों में भी काफी खौफो हरास पाया जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में इससे कबल भी जो है वो आर्मी की गाड़ी का जो है अटैक हुआ था, उसमें आर्मी के जवान शहीद हुए थे। उसके बाद एसओजी की गश्ती पार्टी पर हमला हुआ था, और कई बार इस इलाके में जो है, क्योंकि ये जो इलाका है एक तो सरहदी इलाका है, दूसरा ये बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया है, और इस वजह से यहाँ पर आए दिन जो है वो अटैक वगैरह होते रहते हैं। और रात देर ये भी इसी तरह जो है वो ग्रेनेड हमला हुआ है, जिसमें जो है कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। ये जो रास्ता है ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता है। आसपास मकामी लोग भी कुछ इलाकों में रहते हैं, तो उस हिसाब से भी सड़क बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या इस हमले के बाद और जब तलाशी कार्रवाइयां भी आप बता रहे हैं कि अभी चल रही हैं, मूवमेंट मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है या किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं सड़क पर इस वक्त? जी आसिफ, ये सड़क जो है ये दोनों इजला को, राजौरी और पुंछ जो है सरहदी इजला है, दोनों इनको आपस में जो है ये कनेक्ट करती है, और मुगल रोशायरा का भी ये हिस्सा है। उस वजह से रोड पर गाड़ियों को बंद नहीं किया गया है। बहरहाल गाड़ियां जो आने जाने वाली हैं उनको चेकिंग करने के बाद, तलाशी करने के बाद जो है वो गाड़ियों को आने जाने की इजाजत दी जा रही है, और इलाका जो है पूरे इलाके को मासरे में लेकर जो है बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। और दूसरी तरफ से जो बफलियाज वाली साइड है उस तरफ भी मूवमेंट रोकी गई है, या सिर्फ एक इस खास हिस्से के अंदर जहां पर तलाशी कार्रवाई चल रही है? जी, बफलियाज की तरफ से गाड़ियां जो है वो आ रही हैं, लेकिन तलाशी
करने के बाद देरा गली में जो है वो नाका लगा हुआ है, मलियाल गली, छन्ना मंडी ब्रिज है, इस तरह काफी जगहों का नाके लगाकर गाड़ियों की जो है तलाशी लेकर शनाख्ती कार्ड जो है वो चेक करने के बाद ही गाड़ियों को आने जाने की इजाजत दी जा रही है। अच्छा, जब ये हमला हुआ है क्या कंफर्मेशन है, ये कोई मामूल के मुताबिक गश्त थी, कोई चेकिंग वगैरह हो रही थी, या पहले से मुसद्दिका इतलात थी कि इलाके के अंदर किसी तरह की मुश्तबे अफराद की कोई मूवमेंट हुई है, कोई नकलो अमल हुई जिसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था? ये आसिफ, मामूल के मुताबिक जो ये रूटीन के मुताबिक जो है वो गश्त थी, और गश्त से वापस आ रही थी पार्टी जो है एसओजी की पार्टी और जम्मू कश्मीर पुलिस की पार्टी थी, जिसकी जो हेड जो थे वो एसडीपीओ खन्ना मंडी थे, और वो जब गश्त से वापस आ रहे थे मामूल के मुताबिक तो इन पर जो है वो ग्रेनेड अटैक हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। सिक्योरिटी का दबाव बढ़ा दिया गया है और तलाशी कार्रवाइयाँ भी जारी है। ताहम इस धमाके के अंदर किसी के जख्मी होने की कोई भी इतला नहीं है। अभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन का हमें इंतजार रहेगा कि सरकारी तौर पर जो स्टेटमेंट आएगा उसमें क्या कुछ कहा जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात ज़रा असेंबली के ऐवान की करते हैं, जहां पर रियासत के वज़ीर आला ने 70 मिनट तक अपनी तकरीर की और तकरीर के दौरान उन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश भी की जो सवाल हिज़्ब इख्तिलाफ या मेम्बरान की तरफ से पूछे गए थे। रियासत के वज़ीर आला की तकरीर का अहम तरीन हिस्सा एक जो था वो जम्मू कश्मीर को लेकर था, और जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत 370 रणबीर पैनल कोड और आसपास के मामलात के साथ ही शुरुआत की गई है तकरीर की। रियासत के वज़ीर आला के ग्रांट्स यानी कल जो मुतालबात ज़र उनके मातहत महकमों के थे वो मुकम्मल तौर पर मंजूर कर दिए गए हैं। वज़ीर आला ने कल सदर साबिक हुकूमती इदारों का यानी डोगरा शाही हुकूमत के दौरान किए गए इक़दामात का भी जिक्र किया, और ये कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कानून और आईन में तरमीम की, दरअसल इसका सारा नुकसान तब देखने को मिला जब 5 अगस्त के बाद सूरत हाल सामने आई। आज हम पर यह इल्ज़ाम है वज़ीर आला के मुताबिक कि हम महाराजा हरी सिंह के नाम को तजलील कर रहे हैं। दरअसल तजलील करने वाली कहानी बीजेपी की तरफ से 5 अगस्त सन 2019 को शुरू की गई थी। महाराजा के दौर में जो खुसूसी मुराद और जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ था, दरअसल वो एक तहफ़्फ़ुज़ था जम्मू की आवाम को पंजाब के उन जागीरदारों से बचाने के लिए जो उस वक्त भी यहाँ की ओर नज़र रखे हुए थे। मुतालबात ज़र थे मुख्तलिफ महकमों के, और वज़ीर आला एक एक करके उन तमाम मुतालबात ज़र पर जवाब दे रहे थे। और कल ही रियासत के वज़ीर आला ने 2 बड़ी बातें भी बताई। एक ये कि कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड CDF को बढ़ाने का ऐलान कर वज़ीर आला ने कर दिया है, साथ साथ मेम्बरान कानून साजिया और उनके पर्सनल असिस्टेंट्स की तनख्वाहें भी बढ़ेंगी। ताहम तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से एक मैकेनिज्म अडॉप्ट किया गया है, और ये मैकेनिज्म जॉइंट कमेटी बनाई जाएगी जिसमें मेम्बरान कानून साजिया जो लीडर ऑफ द पोर्शन है कांग्रेस, बीजेपी और अदर पार्टी से रखे जाएंगे, ताकि एक फ्रेमवर्क बनाया जाए कि किस तरीके से ये तनख्वाहें जो है वो बढ़ाई जा सके। कल ये भी साफ कर दिया गया उमर अब्दुल्ला की तरफ से कि जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चूंकि उनके मातहत महकमा है, उसमें साफ कर दिया गया कि एमनेस्टी को लेकर एक आखिरी मौका है, यानी जो वाजिबुल अदा बकाया जात है उसमें एक्सटेंड करने का कल ऐलान कर दिया गया। कहा कि हम एक और मौका सार्फिन को देंगे ताकि वो अपनी पुराने कर्जा जात पूरा कर सके और रियासत पर जो बोझ है उसे कम करने में मदद की सके। सबसे बड़ी बात वो रोशनी स्कीम को लेकर थी, जहां पर उन्होंने अपनी बात रखी, वो थोड़ी देर में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल PDD के लिए बड़ी बात, मेम्बरान कानून साजिया के लिए बड़ी बात, CDF के लिए बड़ी बात। लेकिन इस बीच आगाज उमर अब्दुल्ला का जारिहाना था। क्रिकेट का जिक्र करते हुए कहा कि मैं मैदान में उतर चुका हूं, खेल को समझता हूं, कब मैंने कौन सी बॉल डालनी है इसका मुझे भरपूर अंदाजा है। मैं मैदान बदलकर खेल बदलने वाला उमर अब्दुल्ला नहीं हूं। मैंने बताया कि एक लेजिस्लेटिव जहाज, जो मैंने पहले बात की, नक्शा आपने बदला। जो महाराजा साहब ने स्टेट सब्जेक्ट के कानून छोड़े वो भी आपने बदले, हमने कोई नाम नहीं बदला। पठानिया साहब वकील हैं, मुझे बताइए ना 2019 से पहले आप किस कानून के तहत यहां अदालत में प्रैक्टिस करते थे? रणबीर पीनल कोड, वो किसके नाम पे? महाराजा रणबीर सिंह।
आज किस कानून के तहत आप प्रैक्टिस करते हो? नए कानून। तो नाम फिर हटा दिया ना, नाम फिर हटा दिया। तो अपमान हम करते हैं या आप करते हैं, ये आप सोचिए ना। लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूं, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस चैप्टर को छेड़ूं। एक तरफ से रियासत के वजीर आला जवाब दे रहे थे क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मामला चल रहा था। दूसरी तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी बड़ी बात कही थी और कहा कि इस ऐवान को इस्तेमाल किया जा रहा है उस तरीके से ताकि प्रोटेक्ट किया जाए उस जहादी सोच को जो जम्मू के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इस पर भी वजीर आला ने अगरचे जवाब दिया, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ऐवान के अंदर तो बोले ही थे, लेकिन बाहर भी अपनी बात उन्होंने डटकर बताई। बताया कि एक लेजिस्लेटिव जहाद यहां पे जो छिड़ा है, इस लेजिस्लेचर को उन लैंड जहादियों की प्रोटेक्शन का सदन बनाया गया है जिन जहादियों ने यहां पे डेमोग्राफिक इन्वेजन किया है। और जिस महाराजा साहब के कानून की ये बात कर रहे हैं, महाराजा बहादुर ने वो कानून तब भी लैंड जहादियों के खिलाफ लाया था क्योंकि जम्मू की जमीन पर नजर थी उन लैंड जहादियों को। तो कहते हैं महाराज का इंसल्ट आपने किया, आपने लैंड यहाँ पे बाहरी लोगों को दी, उन्होंने भारत एक है, भारत अखंड है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति भारत का आ सकता है। अगर कश्मीर का व्यक्ति महाराष्ट्र में जमीन ले सकता है तो महाराष्ट्र का व्यक्ति क्यों नहीं कश्मीर लेगा? अगर कश्मीर का व्यक्ति हरियाणा में जमीन खरीद सकता है तो हरियाणा का जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं खरीद सकता है? भारत अखंड है, ये स्टेट विद इन अ स्टेट। जिस स्टेट के पीछे आइडिया 2 नेशन थ्योरी की ये रखते हैं, जिना की थ्योरी रखते हैं, आइडिया पाकिस्तान ये रखते हैं, ये कभी हो नहीं सकता है। अब पूर्ण रूप से संविधान लागू हो चुका है। पूर्ण रूप से संविधान का लागू मतलब होता है कि पर फिर लीडर ऑफ अपोजिशन के इस बयान पर नुक्ताचीनी किया और कहा कि जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अगर बाहर से कोई आता है तो पार्डर में उनको अपनी जमीन बांट दे, यहाँ पर इस तरीके का निजाम ना पैदा करे। ये एक तरफ से वो बात थी जो रियासत के वजीर आला ने से ये बता दिया। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, जब कल बात चल रही थी तो एक और अहम बात रोशनी स्कीम को लेकर है, जहां पर हजारों लोग परेशान थे रोशनी के मामले को लेकर और अदालत ने नल एंड वॉइड इसको करार दिया था। लेकिन कल रियासत के वजीर आला ने मेम्बरान की तरफ से रखी गई बात का भी खैर मकदम किया और कहा कि रोशनी स्कीम को दोबारा से देखा जाएगा। एक नए अंदाज में देखने की बात उन्होंने कही है, रोशनी स्कीम को दोबारा लाने की बात भी कही है और ये साफ कर दिया कि लीडर ऑफ अपोजिशन जिस तरीके के ख्यालात रखते हैं वो रियासत के हक में नहीं है। वजीर आला की कल की 70 मिनट की तकरीर के दौरान इस बात का जिक्र तब उन्होंने किया जब आज़ाद मेंबर असेंबली थन्ना मंडी मुजफ्फर अहमद खान ने कहा कि रोशनी स्कीम एक अच्छी स्कीम थी। अब्दुर्रहीम रातर, सुरजीत सिंह सलाथिया वजीर थे, फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत में इसको तरतीब दिया गया था। मकसद ये था कि उन लोगों को राहत मिले जिनके पास ये ज़मीन थी। उसके बाद कुछ गलतियां ज़रूर इसमें हुई है, ताहम आज के दिन में वो लोग जो सालों से इस ज़मीन पर हैं और जिनके इसके बगैर कोई दूसरा सहारा नहीं है, वो बेयारो मददगार भी है। जिसके जवाब में रियासत के वज़ीर आला ने साफ कर दिया कि रोशनी वाले मामले पर दोबारा देखा जाएगा, अदालत का फैसला सराखों पर, लेकिन सूरत हाल को पूरी तरह से जांचना देखा जाएगा और दोबारा से एक नए अंदाज में लाने की कोशिश भी की जाएगी। रोशनी स्कीम के हवाले से वज़ीर आला के जवाब, जिससे ये लगता है कि हुकूमत रोशनी स्कीम के ताल्लुक से फिर जब बात हो रही है तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा होगा और पेपर वर्क किया जा रहा होगा, रिसर्च चल रही होगी कि दोबारा इस पर ज़रूर काम हो। और बातों बातों में भी बता दिया गया कि उसी तर्ज पर दोबारा से रोशनी स्कीम की वापसी होगी और इस पर हुकूमत अपनी जगह काम शायद कर रही हो। वक्त छोटे से ब्रेक का है, 9:08 हो गए। ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो मजीद खबरें आप तक पहुंचेंगी। ऐवान की बराह रास्त कार्रवाई, आज हंगामे के आसार फिर से हैं और उसके बाद अगले 2 दिन छुट्टी है। लेकिन इन सब के बीच में आपको ये बताना ज़रूरी है कि दीगर कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं जो सेहत, तालीम और दीगर मामला जिनमें बुनियादी ढांचा इससे जुड़े हैं, थोड़ी देर में इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचेंगे और 9:40 के बाद आपकी कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। ब्रेक के उस पार हमारे साथ बने रहें।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं, दूसरे पड़ाव में दाखिल हुए हैं। 9:11 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम में ज़रा बात अब कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के उस लीडर की जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे, और गुज़श्ता रोज़ एक बुरी खबर दिन में ही देखने और सुनने को मिली थी, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तहकीकाती अमल, शोर शराबा, हंगामा और मुख्तलिफ़ किस्म के तज्ज़िये इस पर किए जाने लगे। फ़कीर खान साहब के हवाले से हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर थे, साबिक़ रुकन असम्बली थे, और ये रात देर गए की तस्वीरें जब उनकी तदफीन कर दी गई वस्ती कश्मीर के अंदर, और नम आँखों के साथ उनकी विदाई हुई। न सिर्फ पार्टी के बल्कि इलाके के मुख्तलिफ़ अज़ला के मुख्तलिफ़ हिस्सों के उनकी पार्टी से जुड़े लोग और उनके आसपास काम करने वाले लोग, साबिक़ा दौर में वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, जब रुकन असम्बली पहली मरतबा बने थे, उस वक्त से आज तक जो उनकी खिदमात रही हैं, तमाम लोग उनके साथ जुड़कर उनकी खिदमात को याद कर रहे थे। और यहाँ तक कि कल ही जब वो उनके इंतकाल की खबरें आईं, उसके बाद जम्मू कश्मीर की असम्बली में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आला ने और दीगर लीडरान ने उनको खराज अकीदत पेश किया। दूसरी जानिब रात देर गए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर से भी एक बयान जारी हुआ, और उनकी समाजी या जो सियासी खिदमात थी उनको याद किया गया। मौजूदा वक्त में ताल्लुक़ बीजेपी से था, लेकिन कल तुलसी बाग श्रीनगर से तकरीबन बाद दोपहर एक अचानक बुरी खबर आई कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया। मगर बाद में काफ़ी इस पर बात की जाने लगी, क्योंकि पुलिस ने बाकी मामला देखने हैं, तहकीकाती अमल इस वक्त भी जारी है। और रात देर गई की तस्वीर, जो पहली तस्वीर आपने देखी जब वो कंगन पहुँचे थे, जहाँ उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई, और आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। रात देर गए उनकी बॉडी को तमाम जो लीगल और मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ थी उसके बाद अपने आबाई इलाके पहुंचाया गया है। फ़कीर खान साहब की आज आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दिया, और उम्मीद है कि आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स भी उनकी आखिरी रसूमात में जो है वो शामिल रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो तस्वीर कल आई है, अगर वो तस्वीर सही है, जो पहली तस्वीर सामने आई, अगर वो एडिटेड नहीं है और तस्वीर सही है, तो सवाल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जिस राइफ़ल को जो हथियार वहाँ पर दिखाया गया है, वो हथियार बड़ा हथियार है, और उस हथियार की लाइसेंस होना बड़ा मुश्किल है। तो काफ़ी क्योस कंफ्यूजन है। लेटेस्ट होप सो कि पुलिस, और इतलात ये भी है कि पुलिस ने उनके एक एसपीओ को भी शायद पूछताछ के लिए पूछताछ तो बड़ी लोगों की होगी, क्योंकि मैंने पहले कहा कि जो तस्वीर वहाँ पर थी, वो तस्वीर और उस तस्वीर के आसपास के हालात बड़ी चीज़ें बयान करती है। क्या वो सुसाइड था या कुछ और था, इसलिए लपकुशाई ज़्यादा ना की जाए। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेट करिए, लेकिन सूरत हाल फिलहाल बनी हुई है। चलते हैं जी आगे। बात ज़रा हज 2025-26 की भी आपके सामने रखते हैं, और सरकारी तौर पर तैयारियां हो गई है। हाजी साहिबान ने अपने दस्तावेजात जमा कर लिए हैं, और रियासती इंतज़ामिया ने भी बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्टरों की रवानगी के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली है। तिब्बी इमदाद जम्मू कश्मीर के हाजी साहिबान को वहां पर मिले, इस ज़िमन में डॉक्टरों और पैरामेडिकल टीम को जाने की इजाज़त दे दी गई है। 29 डॉक्टर, 10 पैरामेडिकल्स जम्मू कश्मीर से डिप्यूट कर दिए गए हैं जिद्दा के लिए। जो जिद्दा के अंदर रहेंगे, जो CGI जिद्दा है वहाँ पर वो मौजूद रहेंगे, ताकि अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी परेशानी आती है तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर के डॉक्टर साहिबान भी रहेंगे। मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर 29 डॉक्टर और 10 पैरामेडिकल्स जो जम्मू कश्मीर के हैं, उन्हें टेम्परेरी तौर पर डिप्यूट कर दिया गया जी CGI जिद्दा के अंदर। और हज 2025 के दौरान मुकम्मल तौर पर वो वहाँ पर रहेंगे, ताकि वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे तब तक जब तक हज 2025 मुकम्मल हो जाएगा। तो फरिश्त आपके सामने है टीवी चैनल पर। सीनियर डॉक्टर है, एनेस्थीसिया है, ENT के डॉक्टर है, फिर इसी तरीके से जो दीगर डॉक्टर साहिबान जो इमीडिएट डॉक्टर्स हैं, चेस्ट के हैं, सर्वाइकल्स के हैं, फिजियोथेरेपिस्ट कुछ है, पैरामेडिकल स्टाफ, ट्रेन पैरामेडिकल स्टाफ लगाए गए हैं, ताकि जम्मू कश्मीर के हाजी साहिबान जब जाए हज के लिए तो उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तकरीबन 29 डॉक्टर और 10 पैरामेडिकल्स को डिप्यूट कर दिया गया, और डेप्यूटेशन की नोटिफिकेशन रात देर गए बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दी गई है। तो ये 29 डॉक्टर्स, ये वजारत हज और उम्रा उनके साथ मुतलकीन राब्ते में भी है, यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया हो या फिर ये जो ऑर्डर्स हैं वो ये 29 नामों के ऐलान, जिनमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स 10 हैं,
ये हुक्मनामा भारत सरकार की वजारत सेहत की जानिब से जारी हुआ है और जम्मू कश्मीर से अगरचे आज़मीन की तादाद कम है लेकिन तिब्बी सहूलियात में कोई कमी ना हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो। साल 2022, 23, 24 में जितनी शिकायतें मौसूल हुई, तस्वीरें और वीडियोज़ वहाँ से आती रहीं, यहाँ से लोग गए लेकिन मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा आईं, वो शिकायतें दूर की जा सकें इसका ख्याल रखने के लिए कहा गया है। और हुकूमत के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में इन तमाम लोगों को जिम्मेदारियां और कुछ इजाफी डॉक्टर्स को भी इस बार जिम्मेदारियां हुकूमत की जानिब से दी गई हैं, जिसके मुताबिक काम करने पर तवज्जो है। आगे बढ़ते हैं, बात अब हुकूमत की हो रही है तो हुकूमत ने सकाफती विरसे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी जिम्मेदारी ली है, जिस पर वादे भी हुए और मौजूदा वक्त में हुकूमत प्लान के मुताबिक काम कर भी रही है। और ऐसे में ऐवान के अंदर सवालात भी पूछे जा रहे हैं कि हेरिटेज साइट्स या वो मकामात जो सकाफती विरसे के हिसाब से काफ़ी अहमियत के हामिल है, उसके लिए हुकूमत क्या कर रही है। तो हुकूमत ने एक जवाब जो कि ऐवान के अंदर भी दिया और जम्मू कश्मीर असेंबली में बताए गए इस जवाब के मुताबिक 73 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हेरिटेज साइट्स के लिए जिनकी निशानदेही सरकार की जानिब से की गई है। मौजूदा वक्त में काम उस पर जारी है और हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात के तहत सरकार के मुताबिक एक तो वो एरियाज़ जहां पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, सैलाबी सूरत हाल बनती है, दीगर परेशानियां हैं या फिर खुदा न खास्ता कई बार ज़लज़ले से भी तबाहकुन सूरत हाल बनती है, इसलिए खुसूसी इक़दामात मुतलका हुकाम या सरकार की जानिब से उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी साथ साथ कन्फर्म कर दी गई कि जहां पर मज़ीद 73 मनसूबों की हेरिटेज साइट्स के लिए निशानदेही की गई है जिन पर काम शुरू होना है, मुतलका वजारत जो मरकजी हुकूमत है उसकी जानिब से मौजूदा वक्त में यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई भी इस तरह का मंसूबा नहीं चल रहा है जिसको इस वक्त प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूट किया जा रहा हो, जिस पर काम चल रहा हो। लेकिन जो 73 मंसूबे हैं वो सरकार ने दूसरे मरहले में यूनियन टेरिटरी लेवल पर जो स्कीम है उसके तहत एक तो उनकी निशानदेही की है, दूसरे उनके रिवाइवल के लिए, उनकी बहाली के लिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए, मेंटेनेंस कैसे यहाँ पर इस बात को यकीनी बनाया जाए उस पर काम हो। हुकूमत के मुताबिक एक तो उस पर काम किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज भी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर उनके पास हैं, उन्होंने तहरीरी जवाब दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA फारूक अहमद शाह जो जनूबी कश्मीर के शुमाली कश्मीर से जिनका ताल्लुक है, गुलमर्ग से रुकने असेंबली है, उनके सवाल का जवाब दिया गया जिसमें कहा गया कि कोई भी हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट मरकजी सरकार ने जिसको मौजूदा वक्त में मंजूरी दी हो, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर या डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इस वक्त काम कर रहा हो या कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का हो जिससे पता चले कि कोई काम हुआ हो या मौजूदा वक्त में किसी मंसूबे पर काम जारी है। लेकिन ये एटलीस्ट कंफर्म किया गया कि बहुत सारे एरियाज़ जिनको नए मंसूबों के तहत जिनकी निशानदेही हुई या आइडेंटिफिकेशन उसका काम कंप्लीट किया गया और 73 मंसूबे ऐसे हैं। ये भी बताया गया कि मास्टर प्लान के तहत सरकार 144.15 करोड़ रुपए खर्च करेगी अलग अलग जो सब प्रोजेक्ट्स हैं उमर अब्दुल्ला के इस जवाब के मुताबिक, और हेरिटेज कॉम्प्लेक्स या हेरिटेज साइट्स दोनों तरजीहात में शामिल हैं। लेकिन मरकजी हुकूमत की जानिब से जहां इन 73 का डेटा पेश किया गया तब मरकजी हुकूमत का कम से कम इस वक्त कोई ऐसा मंसूबा नहीं जिसको एग्जीक्यूट जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। और ये भी कहा गया कि हेरिटेज साइट्स के लिए जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर सरकार ने एक स्कीम भी साल 2022 में लॉन्च की, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जो ऐसे मंसूबे हैं या ऐसे मकामात हैं जहां पर सकाफती विरसे की ज़्यादा बात होती है, उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, उनकी बहाली की बात हो, वो सरकार ने इस वक्त तरजीहात में शामिल कर लिए हैं। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात दिल्ली की भी करते हैं क्योंकि दिल्ली की अदालत पर आज एक बार फिर सबकी नजर रहेगी और नॉर्थ कश्मीर के वो लोग जिन्होंने इंजीनियर अब्दुल रशीद को अपना वोट देकर पार्लियामेंट तक पहुंचाया था, उनकी नजरें आज अदालत पर रहेंगी क्योंकि अदालत के अंदर आज मुकम्मल जमानत की दरख्वास्त पर फैसला आना है। इंजीनियर रशीद की मुकम्मल तौर पर जमानत मिल जाए, परमानेंट बेल उन्हें मिल जाए, इस ज़िमन में अदालत आज अपना फैसला सुना सकती है। याद रखिएगा इंजीनियर अब्दुल रशीद तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और उन पर इल्ज़ामात ये है कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया और हवाला पैसा यानी सरहद पार से गैर कानूनी तौर पर जो पैसा आया उस पैसे की लेन देन में इंजीनियर अब्दुल रशीद का नाम आया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद कौमी तहकीकाती एजेंसी ने बाज़ाब्ता तौर पर एक चार्जशीट भी दिया जिसमें न सिर्फ इंजीनियर अब्दुल रशीद का नाम था बल्कि 1 दर्जन के आसपास उन लोगों का भी नाम था जो फिलवक्त कैद खाने के अंदर है, तिहाड़ या दीगर जेलों के अंदर बंद है। ताहम इंजीनियर अब्दुल रशीद साबिक रुकने असेंबली भी थे, नॉर्थ कश्मीर लंगेट से इनका ताल्लुक था, इन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव में हिस्सा लिया और उमर अब्दुल्ला को हराकर वहां से जीत दर्ज की। उसके बाद पैरोल पर भी बाहर आए,
जब जम्मू कश्मीर असेंबली का इंतखाब चल रहा था और खूब कैंपेनिंग भी की। वापस गए तो उम्मीद ये थी कि शायद दोबारा पैरोल पर वापस आएंगे और पार्लियामेंट के सेशन को भी एड्रेस करेंगे और पार्लियामेंट के अंदर भी जाएंगे। ताहम 2 दिनों का एक मुख्तसर सा पैरोल उन्हें मिला जब वो कस्टडी पैरोल में चले गए वहाँ, लेकिन सख्त बंदिशों के बीच अब 2 दरख्वास्तें अदालत के सामने है। एक ये कि सेशन के दौरान उन्हें रियायत दी जाए ताकि वो पार्लियामेंट जाए, उस पर भी फैसला महफूज है। और दूसरा दरख्वास्त जो था मुकम्मल जमानत के लिए, जो एक और उनकी दरख्वास्त थी दिल्ली अदालत के अंदर, उस पर भी फैसला आज के लिए महफूज कर दिया गया था। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज शायद इंजीनियर रशीद के मामले पर कोई फैसला आ सकता है। के बाद जरा जम्मू कश्मीर कॉमन हाई कोर्ट की भी बात आपको बताते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर भी एक मामला जेर समाअत था जिस पर यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद कल इस पर फैसला आना था, लेकिन एक बार फिर फैसला टला है क्योंकि अथॉरिटी पर सवाल था कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये दायरे इख्तियार है कि वो असेंबली के लिए 5 मेंबरान की नामजदगी का ऐलान आज खुद करे या पॉपुलर गवर्नमेंट को बाज़ाब्ता तौर पर क्राइटेरिया को सेट करते हुए नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर सबको भेजने होंगे, जिसके बाद वेट करते हुए उन्हें देना होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, जिसके बाद मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट आया है और इतलात और खबर यह है कि कल एमएलए की नॉमिनेशन का मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर जरूर उठा, लेकिन इसके साथ ही एक और तारीख इस पर लगी है जो अप्रैल 30 तारीख लगी है और यह माना जा रहा है कि 30 अप्रैल को इस पर हतमी फैसला आ सकता है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर 30 अप्रैल को फाइनल हियरिंग के लिए वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चला गया है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उस इख्तियार पर सवाल उठा रहा था जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है कि 5 मेंबरान असेंबली को वो नॉमिनेट कर सकते हैं। पीआईएल को दाखिल किया था एडवोकेट रविंदर शर्मा साहब ने, जो साबिक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल रह चुके हैं और फिलवक्त जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान आला भी है। जेकेपीसीसी के तर्जुमान आला के मुताबिक डिवीजन बेंच बनाया गया है। जस्टिस संजीव कुमार साहब और जस्टिस राकेश साहब को यह काम सौंपा गया है और ये मैटर उन्हीं के पास चल रहा है। पेटिशनर का मानना है कि उन्होंने जाती तौर पर भी और उनके वकीला ने भी इस बात पर जोर दिया है कि जनाब जमहूरी इदारों को मजबूत करने के लिए अवामी मुंतखबा हुकूमत को चलने दिया जाए और अवामी मुंतखबा हुकूमत पर ही ये मुनहसर हो कि वो किन 5 लोगों को नॉमिनेट करें। तो फिलहाल अब ये मामला दोबारा 30 अप्रैल तक चल गया है। 30 अप्रैल को यहाँ पर सुनवाई होगी रविंद्र शर्मा की इस दरख्वास्त पर जो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट के बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट आया था, और 5 मेंबरान कौन होंगे इसका फैसला एलजी साहब करेंगे या फिर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला करेंगे। हो सकता है 30 तारीख को इस पर कोई फैसला आ जाए। याद रखिएगा चुनाव के दौरान ही 5 नाम भी सर्कुलेट मीडिया के अंदर हुए थे जिन 5 का ताल्लुक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से था और उमर अब्दुल्ला की तरफ से यह सवाल पूछा जा रहा था तो गिनती क्या 5 से शुरू होती है या 1 से, ये तो तब की बात थी। लेकिन अब उमर सरकार के अंदर है, सरकार अगरचे इस पूरे मामले पर खामोश है क्योंकि उनसे कोई राय मांगी ही नहीं गई है, मामला अदालत के अंदर है। इसलिए रविंद्र शर्मा को यह उम्मीद है कि 30 अप्रैल को हुकूमत के लिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए एक वाजिया रहनुमा खत चला जाएगा, एक ऐसा उसूल चला जाएगा जो जमहूरी अक़दारों की पासदारी भी करता हो और जमहूरियत के जड़ों को मजबूत भी करता हो। 30 अप्रैल अगली समाअत इस पूरे मामले पर।
यानी मजीद वक्त लिया गया है, दोनों तरफ से जवाब आएंगे। और इतलात के मुताबिक अभी तक जो कल इल्ज़ाम भी लगा है कि हुकूमत की जानिब से या कंसर्न लोग जो हैं वो अभी तक इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। बार बार PIL अदालत में आई और इस पर जवाब, मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था, फिर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट आया और कल रविंदर शर्मा साहब के वकील ने यह भी दलील दी कि इस पर जवाब देने में ताख़ीर जानबूझकर शायद की जा रही है, इसीलिए बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि मसला 6ठे महीने तक चला गया है साल 2025 के। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो बात सयाहत की करेंगे, सकाफत की बात होगी। सड़क हादसा, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा नुकसान गुज़श्ता 15 से 20 वर्षों में यूनियन टेरिटरी और साबिक़ा रियासत को पहुंचा चुके हैं। इस ताल्लुक से कुछ आदादोशुमार और बात रोज़गार की भी करेंगे ब्रेक के उस पार। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तिकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके। और सलाम जेके में ज़रा शहर ख़ास की भी बात करते हैं। शहर ख़ास मतलब वो इलाका जो शायद कभी कभार नजरों से ओझल होता है, लेकिन कुदरती हुस्न और कुदरत की मेहरबानी से कहीं न कहीं दोबारा से वो दस्तक दे ही देता है। इन दिनों एक बार फिर बादमवारी सुर्खियों के अंदर है।
और एक अच्छी खासी तादाद में माह रमज़ान के बावजूद भी लोगों की तादाद बादमवारी के अंदर जाकर उन खूबसूरत मनाजिर को देखने के लिए आ रही है। कोहिमारान के पहाड़ी के दामन पर वाक़ा बादमवारी में एक बार फिर नज़ारे खूबसूरत हैं। शगुफ़े फूट पड़े हैं और सरसब्ज़ शाबाब घास के बीच में हज़ारों की तादाद में हर दिन आम लोग, मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का आना बादमवारी श्रीनगर के अंदर शुरू हो गया है। और ये शगुफ़े तब फूटे हैं जो मौसम गर्मा की आमद है। याद रखिएगा, ये बाग सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के दौर से पहले से था और कुछ देर के लिए नज़रों से ओझल ज़रूर रहा, हुकूमत की नज़रें नहीं पड़ी। उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक ने कुछ देर इसको अपने पास ले लिया और उसी देर में इस बाग की इसको दोबारा से तरतीब दिया गया और एक मुनफरिद अंदाज में इस बाग को तामीर कर दिया गया। और सुबह डाउनटाउन के लिए एक तफरीही मकाम तो बनता ही है, लेकिन नौजवानों के लिए सुबह की सैर के लिए भी एक बड़ा मरकज़ के तौर पर यह उभर चुका है। और आजकल महकमा सयाहत अब इस पर पूरा फोकस किए हुए हैं, क्योंकि शहर श्रीनगर के इस कोहिमारान की पहाड़ियों के दामन तले वाक़ा इस बाग के अंदर लोगों को लाया जाए, उस ज़िमन में तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं और मुख्तलिफ प्रोग्रामों को भी तरतीब दे दिया गया है। सीधे श्रीनगर इरफान फाजिल हमारे साथ है। सईद इरफान फाजिल, बादमवारी यानी वो बाग जहां पर बादाम के पेड़ हैं सबसे ज़्यादा, एक ज़माने में नज़रों से ओझल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा से उसने दस्तक दे दी है। और ख़बर यह है कि शगुफ़े फूट पटे हैं, शगुफ़ों का आना सिलसिला शुरू हो गया है। और साथ साथ ये फूल आए हैं, ये खूबसूरत फूल जो सामने हमारे दिख रहे हैं, ये पुरकशिश भी है। और यही वजह है कि न सिर्फ मकामी लोग बल्कि मुल्की सयाह भी बादमवारी का रुख कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक अवर साहब। जहां तक बादमवारी का ताल्लुक है तो हमारी टीम और रिसेंटली मैंने एक विजिट बादमवारी गार्डन को लेकर पिछले हफ्ते किया था और हमने देखा था कि वहां काफी ब्लॉसम्स और ब्लूम जो है आलमंड्स को लेकर जो है शगुफों को लेकर वो दिखना शुरू हो गया था, क्योंकि पहले सर्दियां थी और उसके बाद जो इम्पैक्ट रहता है धीरे धीरे जब जुलाई कलाम चला जाता है उसके बाद जी हाँ जब गर्मियों की या कह सकते हैं स्प्रिंग की जो आमद होती है तो इसका इम्पैक्ट जो है पहले बादमवारी पर ही दिखाई देता है। इस बादमवारी गार्डन की एक मैं कहूंगा कि बैकग्राउंड हिस्ट्री है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। सुनने में आया करता था कि यहाँ पर जी हाँ कई सारे जश्न हुआ करते थे, गाना बजाना हुआ करता था, जो हमारे कल्चर से बेस्ड जो म्यूजिक है वो वहां पर परफॉर्म किया जाता था। सिंगाड़े लोग वहां खाते थे और साथ ही साथ कह सकते हैं कि लोग जो है जब स्प्रिंग का आगाज होता था घरों से समावार में नून चाय वगैरह वहां ले आ करते थे और पिकनिक मनाते थे। और ये सिलसिला आगे बढ़ा और उसके बाद हमने देखा कि जेके बैंक ने इस गार्डन को टेक ओवर किया तो फिर एक अच्छी खासी मेंटेनेंस हम कह सकते हैं गार्डन को या डेवलपमेंट को लेकर दिखाई दी। मगर रिसेंटली जब मैंने इस गार्डन का विजिट किया है तो वहां पर कुछ शिकायतें भी मौसूल हुई है, यानी वॉशरूम्स को लेकर। जिस तरीके से पहले अगर मैं जेके बैंक को लेकर बात करूं, जब ये गार्डन वो टेक ओवर कर रहे थे तो एक मेंटेनेंस थी, साफ सफाई के मामला। तो हमने देखा कि वहां के कुछ लोग जो वहां पर जिनके रोजगार के वसाइल वहां जुड़े, उनका मानना है कि साफ सफाई के मामला कम हो गए हैं, वॉशरूम जो है उसकी वो प्रॉपर हाइजीन नहीं है या उसमें सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इस गार्डन को मेंटेन करने के लिए जिस तरीके से इनिशिएटिव्स लिए जाते थे अब वो कम हो गए हैं। नो डाउट कि लोकल्स या सयाह वहां आते हैं, ये भी एक इम्पैक्ट है, इसका भी एक टूरिज्म के साथ इम्पैक्ट है, कोहिमारा के साथ इम्पैक्ट है। मगर इस गार्डन के साथ जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है शहर को लेकर, ये वाहिद एक ऐसा गार्डन है जो शहर की खूबसूरती जो है वो खुद बयां करता है, क्योंकि ये वो पहला गार्डन है जब आमद या स्प्रिंग को लेकर होती है तो पहले ही लोग वहीं रुक करते हैं, क्योंकि उसके बाद शगुफे खत्म हो जाते हैं तो फिर खाली वहां के बादाम जो है वो बादाम दिखाई देते हैं और दरख्त दिखाई देते हैं। हम गुजारिश कर चाहेंगे फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से जिन्होंने इस गार्डन को टेक ओवर किया है, वहां पर मेंटेनेंस, साफ सफाई के मामला, वॉशरूम के मामला जो है बड़ा अहम मुद्दा है। और इस बीच अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में हम ये माने कि जब ये आउटसोर्स था, बैंक ने जब इसको अपने पास रखा था तब का जो एसेट है वही बना है। उसके बाद फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट का तो हाल पहले से ही बेहाल है, शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ पार्कों की सिचुएशन भी वैसी बनी हुई है। तो अभी सिचुएशन राइट नाउ जब लोग जाते हैं वहां पर, तो क्या आज के दिन में जो आप कह रहे हैं कि जनाब बुनियादी सहूलियतें जिनमें वॉशरूम का होना है, पीने के पानी के लिए फैसिलिटीज होनी है, वो ना के बराबर है?
जी हाँ, बिल्कुल। देखा जाए तो लोकल्स के साथ साथ जो वहां पर कुछ स्टॉल्स जिन्होंने लगाया, चाहे फोटोग्राफी के हमने देखा वहां स्टॉल्स लगे हुए जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस में फोटोग्राफी, उन्होंने भी हमसे रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट इस बात को खाम तक पहुंचाया जाए, वॉशरूम्स या बुनियादी जो सहूलियात है वो वहां पर होनी चाहिए। और इस बीच अगर देखा जाए तो जो स्पेशली रोड मेंटेनेंस है, खासतौर पे उस गार्डन की तरफ हमने देखा जो रास्ता वहां जाता है वो भी थोड़ा सा खस्त है, उसको भी डेवलप करने की काफी ज्यादा जरूरत है। फिलहाल कह सकते हैं कि सयाहों की आमद गार्डन को लेकर भी अच्छी है। हमने देखा कुछ सयाहों से बात की, उनका मानना है इट्स ऑल अबाउट हेवन, इसमें कोई शक नहीं है, मगर थोड़ा सा इसको मैप पर लाना चाहिए था क्योंकि बहुत कम लोगों को, सयाहों को पता चलता है। चलिए, बादम बहुत पर भी एक शुक्रिया खूबसूरत सईद गार्डन है। इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जनाब, कुदरत ने एक शाहकार दोबारा दे दिया, लेकिन इसको सही तरीके से रखा जाए। और ये बड़ा कम स्पैन, छोटा सा वक्त होता है जब यहाँ पर ये आपको ये फूल दिखते हैं, उसके बाद बादामों का आने का सिलसिला रहता है, एक मुनफरिद महक वहाँ पर रहती है, एक माहौल ताजगी बना रहता है। लेकिन इसको बरकरार रखना हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत वक्त पर भी ये जिम्मेदारी है कि जनाब इसकी ओर थोड़ी सी तवज्जो दें, क्योंकि शहर श्रीनगर का वो इलाका है जो शायद आज तक नजरों से हमेशा उजल रहा है। बढ़ते हैं जी आगे। बात ज़रा क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की करते हैं, CIS की करते हैं, जिसको लेकर वक्तन फवक्तन सवालात तो उठे, लेकिन हुकूमती इदारे ये मान रहे हैं कि CIS यानी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का इतलाक पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक साल 2016 के एक फैसले के मुताबिक या जिसके बाद से काम शुरू हुआ, और मौजूदा वक्त में तकरीबन आप देखेंगे तो उस वक्त जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का जो डिसीजन था 2016 का, जब से बाज़ाब्ता तौर पर इस निज़ाम को अडॉप्ट किया गया जम्मू कश्मीर में, और ख़ास तौर से काश्तकार यूनियन टेरिटरी के अंदर जब भी गैर यकीनी सूरत हाल में या बिलखुसूस ख़राब मौसमी हालात में नुकसान उठाते रहे, फसलों का नुकसान हुआ, मेवा बागात को नुकसान हुआ, इस सनत ने शदीद किस्म की बारिशों और बर्फबारी के दौरान भी नुकसान उठाया, तो काश्तकारों को उस नुकसान की भरपाई करने के मकसद से क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का नफाज करने का बुनियादी मकसद ये था कि माली तौर पर काश्तकारों की इमदाद हो और इस बात को यकीनी बनाया जाए। तो सरकार ने इसकी तस्दीक कर दी कल ऐवान के अंदर फिर से कि पहले फेज में स्कीम 10 अजला के अंदर जम्मू डिवीज़न के अंदर 2 सालों के लिए इम्प्लीमेंट की गई, 2018 और 16। फिर उसके बाद फिस्कल ईयर में फिर जाकर दोबारा फैसला लिया गया। बाद में 4 डिस्ट्रिक्ट जिनमें जम्मू, सांबा, उधमपुर और अनंतनाग शामिल थे, 3 साल के लिए खरीफ के लिए 2021 से 2024 के लिए फैसला हुआ कि स्कीम के तहत काम होगा, और खरीफ 2023 के दरमियान स्कीम सरकार के मुताबिक अब 10 से बढ़ाकर 16 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नाफिज की गई, और 2026 तक इनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, यानी स्कीम अप टू 26 अभी 1-1.5 साल तक और चलेगी। ब्लॉक लेवल पर तमाम यूनियन टेरिटरी के जहां जहां पर स्कीम नाफिज हुई है, ब्लॉक सतह तक इस वक्त काम कर रही है। खरीफ के 2024 में इंट्रोडक्शन के बाद हुकूमत के मुताबिक हर ब्लॉक के अंदर स्कीम पहुंचाने का जो मकसद था वो भी सरकार का कामयाब हुआ। इसके अलावा एक और MLA शबीर अहमद कुल्ले की जानिब से जो शोपियां से जिनका ताल्लुक है, उनके सवाल का जवाब दिया गया कि ये जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है अहम तरीन शराकतदार है जम्मू कश्मीर की मईशत में, इक्तिसादी हालात को बेहतर करने में, और यहाँ तक कि लाखों लोगों के का जरिया आमदन भी है, उनका आप कह सकते हैं रोजी रोटी का भी जरिया है। तो इसलिए एक मेजर जो पोर्शन है पॉपुलेशन का उसको कवर करना सरकार की प्रायोरिटी है। तो स्कीम जहां अगर कहीं पर काम नहीं हुआ वहां पर भी इसके मुताबिक काम होगा, लेकिन ओवरऑल पूरी यूटी के अंदर हर ब्लॉक लेवल पर हर जगह पर स्कीम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम या CIS जो 2016 में पहली मरतबा फर्स्ट फेज में सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मुतारिफ कराई गई, रफ्ता रफ्ता 2024 तक 15, फिर बाद में जाकर 16 डिस्ट्रिक्ट्स तक और तमाम ब्लॉक्स के अंदर आज की जानकारी के मुताबिक। और ये जो मौजूदा पीरियड चल रहा है ये फिलहाल वैलिड सरकार के जवाब के मुताबिक 26 अगले साल तक है। चलिए जनाब, ये तो थी बात क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की, लेकिन जरा बात अब सेहत की भी करते हैं। एक अच्छी खबर है, और ये अच्छी खबर 2 तरह से, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना था उसको यूज किया जाएगा, और एक कॉलर हमें कंटिन्यूसली कॉल कर रहे थे हजरत बल से, वो बता रहे थे सोवरा से, माफ कीजिएगा, कि सिक्किम सोवरा का गेट बंद है जी। और आपने भी कई बार उस भाई का कॉल सुना होगा। कल उस भाई को जवाब दिया सकीना इतू साहिबा ने ऐवान के अंदर, और यानी आपने बात
टीवी पर हमारे की, लेकिन जवाब ऐवान के अंदर सकीना यतू साहिबा ने दिया। मामला अस्पतालों का है, जहां पर मिनी मैटरनिटी अस्पताल ज़ुकुरा के हवाले से हुकूमती ने इस बात की वजाहत कर दी है कि अस्पताल बिल्डिंग को खाली कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और उसे बाज़ाब्ता तौर पर ऑप्शनल बनाया जाएगा, यानी अब वहां पर कामकाज किया जाएगा। मिनी मैटरनिटी अस्पताल ज़ुकुरा, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज का जमाव था, उसे खाली करा दिया गया है। और ये इतला कल रियासत के वज़ीर सेहत सकीना यतू की तरफ से दिया गया और सकीना यतू ने यह भी कहा कि इस अस्पताल को बहुत जल्द फंक्शनल बनाया जाएगा। सरकार कोऑर्डिनेट कर रही है मैनेजिंग डायरेक्टर जेके हाउसिंग बोर्ड के साथ ताकि एक मुकम्मल डीपीआर बनाया जाए और जो तरदीदी काम या नया काम यहाँ पर करना है उस काम को हाथ में लेकर इसे पूरी तौर इस इलाके के लोगों को सौंप दिया जाए। सर को तो मैं दोबारा दे रहा हूं। इसके साथ साथ कल सकीना यतू की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा का जो गेट आंचार की साइड से था, यानी आंचार वाला इलाका जो गेट बंद था उसे नहीं खोला जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उस गेट को बंद कर दिया गया है। यह बात इंतहाई दिलचस्प है कि लगातार कॉलर्स बता रहे थे कि जनाब उस गेट को खोल दिया जाए, लेकिन कल सकीना यतू साहिबा की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि जो एंट्री गेट सिक्किम सोरा का आंचार की साइड से है उसे नहीं खोला जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन अच्छी खबर यह कि मेंबर असेंबली सलमान अली सागर की तरफ से सवाल पूछा गया था, उस सवाल के जवाब में मिनी मैटरनिटी अस्पताल ज़ुकुरा के बारे में यह इतला आई कि वहां से जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जमाव अस्पताल के अंदर था वो खाली कर दिया गया है, वापस अस्पताल टेक ओवर कर दिया गया है। कुछ मरम्मत का काम वहां पर करना है, हाउसिंग बोर्ड के साथ उस मैटर को उठाया गया है और बहुत जल्द मैटरनिटी अस्पताल ज़ुकुरा को फंक्शनल बनाया जाएगा ताकि सूरत हाल यहाँ पर बेहतर हो सके और यहाँ पर भी फिर राहत मिलेगी उन लोगों को जो दरगाह हजरत बल और ज़ुकुरा के आसपास रह रहे हैं। उन्हें जचा बचा अस्पताल श्रीनगर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डीपीआर बनाया जाएगा और सिक्किम सोरा का गेट सिक्योरिटी रीजंस पर फिलहाल बंद ही रहेगा। तब जरा एक और अहम तरीन मामले की करते हैं जिस पर शायद तवज्जो कम जाती है, लेकिन तवज्जो तलब मामला है। बात जम्मू कश्मीर के सड़क हादसात के हवाले से करेंगे। मुतअद्दिद रिपोर्ट्स या आदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखी, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो जवाब दिया गया और बाज़ाब्ता तौर पर मरकज़ की तरफ से भी आदाद-ओ-शुमार जो पेश किए गए, जम्मू कश्मीर सरकार के अपने आदाद-ओ-शुमार, लेकिन मुतलका वजारत जो मरकज़ में या केंद्रीय मंत्रालय जिसके पास ये सारा डेटा होता है कि जम्मू कश्मीर में कितने सड़क हादसात साल दर साल हुए, उसकी कंफर्मेशन एक रिपोर्ट के जरिए की गई। गुज़श्ता 20 बरसों का डेटा प्रोवाइड करते हुए कहा गया कि यूनियन टेरिटरी में या साबिका रियासत में 7000 से ज़्यादा बस हादसात हुए। सड़क हादसात का शिकार बसें हुई, मुसाफिर बसें इनमें सबसे ज़्यादा है। मरकज़ी वजारत या यूनियन मिनिस्ट्री की जानिब से इसका जवाब दिया गया था। रुकने पार्लियामेंट कृष्णा प्रसाद तनिती लोकसभा के अंदर जिन्होंने सवाल पूछा था, उनके सवाल में एक जवाब आया कि पूरी मुल्क के अंदर वैसे तो हादसात या सड़क दुर्घटनाएं जो हैं वो मुसलसल बढ़ी हैं, लेकिन जो डेटा जम्मू कश्मीर का प्रोवाइड किया गया उसमें 2004 से अब तक 7000 प्लस बस एक्सीडेंट्स हुए। 1400 से ज़्यादा हादसात 2004 में, नंबर 2008 तक कम हुआ, 612 तक पहुंचा। इसके अलावा फिर से 2014 में 1500 प्लस हादसात, तकरीबन 1600 के करीब, और फिर 2015 में आकर 1583, यानी वही डेटा तकरीबन 2014 में था, उसी के आसपास इस बार भी हालात रहे। 2017 में फिर से कमी देखी गई हादसात में 399 के आसपास, और फिर से नंबर अचानक फ्लक्चुएट होना शुरू हुए। 2018 में 425, 2019 में 344, 348 हादसात 2020 में, बस एक्सीडेंट 2021 में 412 और 2022 में 357 तक हालात पहुंच गए। शिल्पा शर्मा हमारे साथ हैं। शिल्पा, मजीद क्या डिटेल्स इसमें, एक तो ये बताइएगा, दूसरा सड़क हादसात के पीछे के कारण की तरफ भी कोई सरकार की तरफ से इशारा किया गया या सिर्फ डेटा प्रोवाइड किया गया?
देखिए, जिस प्रकार से बस सड़क हादसों की अगर हम बात करें तो इन 20 सालों में जो है वो 7,000 के करीब बस सड़क हादसे जो है वो पेश आए हैं। देखिए, डेटा में जो है यानी कि बस सड़क हादसों में जो है वो गिरावट भी देखने को मिली है, जहां पर कई सालों में जो ये बस सड़क हादसे हैं उनमें जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होने की यानी कि बस सड़क हादसे जो है वो ज्यादा देखने को मिले और कई सालों में इसमें जो है वो गिरावट भी देखने को मिली। देखिए, यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का इस साफ तौर पर कहना है कि सर्वल मेजर्स जो है वो रोड सेफ्टी के लिए लिए जा रहे हैं, जैसे रोड सेफ्टी ऑडिट हो गया और साथ ही साथ जो एक्सीडेंट प्रोन ब्लैक स्पॉट होते हैं वहां पे रेक्टिफिकेशन की जा रही है। न्यू व्हीकल्स नॉर्म्स जो है वो इसमें शामिल है और ये स्ट्रैटेजी जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है वो अपनाई जा रही है ताकि जो बस सड़क हादसे हैं, क्योंकि अब देखेंगे 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में ये सड़क हादसे जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। तो 2022 से ये सड़क हादसे काफी ज्यादा बढ़ते हुए जो नजर आ रहे हैं। 2022 से इससे पहले सड़क हादसों में गिरावट जरूर देखने को मिली है कुछ सालों में, लेकिन उसके बाद इनमें काफी ज्यादा इंक्रीमेंट जो है वो यानी कि बस सड़क हादसों में देखने को मिला है। तो इन तमाम चीजों को लेकर रोड सेफ्टी जो सर्वल मेजर्स हैं उन्हें अपनाई जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बस सड़क हादसे पेश आते हैं उनमें कहीं ना कहीं वजूहात जो कारण रहते हैं, कुछ कारण ऐसे मिनिमम कारण ऐसे रहते हैं कि रेस लगाने के कारण जो है यानी कि एक दूसरे से आगे जाने के कारण ये बस सड़क हादसे जो है वो पेश आते हैं। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इन स्ट्रैटेजी को अपनाया जा रहा है कि वहां पे ऑडिट करवाया जा रहा है, जो एक्सीडेंट ब्लैक वो स्पॉट है वहां प्रोन ब्लैक स्पॉट है वहां पे रेक्टिफिकेशन करवाई जा रही है, जो न्यू व्हीकल नॉर्म्स है उन्हें जो है वो शामिल किया गया है। तो इन तमाम स्ट्रैटेजी को इस समय जो है वो अपनाया जा रहा है ताकि इन बस सड़क हादसों में जो है वो कमी देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया गया, सड़क हादसा पर पूछे गए सवाल का जवाब मरकजी वजारत ने दिया है। ये पिछले 20 सालों का डेटा है, साल दर साल आदादोशुमार पेश किए गए। हमारे साथ अब कॉलर्स भी ज्वाइन करना शुरू हो गए हैं, एक एक करके आपकी कॉल्स लेंगे। प्रोग्राम में खबरों पर जरा ब्रेक लगाते हैं और सीधा कॉलर्स की तरफ चलेंगे। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, कॉल करना आप शुरू करें, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। जब भी कॉल करेंगे अपने टीवी की आवाज़ बंद करें, 0191 लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। 125876694448 पर कॉल करना शुरू करें। चारों लाइन्स ओपन है। फर्स्ट कॉलर लाइन पे। हेलो हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है? लाइन पे अगर कॉलर है नेक्स्ट कॉलर दे दीजिएगा। हेलो, चलिए 4 नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। कॉल जब भी करेंगे 30 से 40 सेकंड का वक्त आपको मिलता है, आप बात अपनी रखिएगा। लेकिन जब कॉल करें तो जो बार बार आपसे रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि डिस्टर्बेंस ना हो, वक्त ज़ाया ना आपका हो ना हमारा, इस प्रोग्राम में कॉल करते वक्त टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर लें। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो हेलो, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? लाइन को ज़रा ठीक कीजिएगा, बीच में कॉल्स आ रही हैं लेकिन आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। नेक्स्ट कॉलर। हेलो, चलिए जब तक कॉलर्स ज्वाइन करते हैं एक खबर ज़रा और आपके सामने रखते चलें और उसके बाद दोबारा से ज्वाइन करेंगे आपको। जैसे जैसे कॉल साथ साथ आएंगी आप लोगों की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम वक्त हमारे पास है और दोबारा से आपकी बात हम सुनेंगे। लेकिन बात साथ साथ ज़रा उस स्कीम के ताल्लुक से भी जो एक बड़ी आबादी को जम्मू कश्मीर के अंदर मुतासिर कर भी रही है और मज़ीद मुश्किलात आने वाली हैं। ख़ास तौर से हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आयुष्मान स्कीम के ताल्लुक से आपके सामने बात रखेंगे, लेकिन कॉलर्स हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलर। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पुलवामा करीमाबाद पे। जी बताएं। पुलवामा करीमाबाद ना वनिम पन जलालुद्दीन। जी जलाल साहब वनिम। अहन ये नाले रोमशी ये करीमाबाद अहन यह कर खत्म। अत मतलब वनकस 5-10 फुट वोल की सोन, मगर सोन जमीन गो खस्ता हाल जबरदस्त। अहन सोन ये जमीन गो जबरदस्त खस्ता हाल। अहन मगर अत पे कहन गौर खोज गया। अत पे मतलब यह असम्बली मज ये कत यप ये कत, मगर कहन गौर खोज दियो नजर सानी जमीन क्या बंजर। यानी वह यम सात नाले रोमशुक सो आब गो ज्यादा बोन यह फेरी न कॉलन कुन तो तम सत गसी प्रॉब्लम सज कत सोदी सारी प्रॉब्लम तो या तो यह कह टीम या देना तो नजर। चलो इंशाल्लाह कोशिश करो कि वीडियोग्राफी करना हो अमी और सोजो पत हुकूमती वक्त अच्छा
सानिस जमीनस नजर अता गुमुत बंजर बंजर वजह यह कि आप वातान ओतामत बिल्कुल ना तमाम कल तम गई कल खसान तप गोल सोरे खत। चलो सड़ा शुक्रिया। ये बेसिकली जब वो बाजरी रेत निकालने का सिलसिला शुरू हुआ तो वो लेवल नीचे चली गई और जो हमारा इरिगेशन वाला को सिस्टम था वो थोड़ा ऊपर रह गया, पानी नीचे है, इरिगेशन वाली फैसिलिटियाँ ऊपर हैं, उस वजह से बहुत सारे इलाकों में एंटायर नॉर्थ साउथ के अंदर ये परेशानियाँ और जम्मू में भी कई इलाकों के अंदर इस तरीके की दिक्कतें जो है वो देखने को मिल रही है। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर मेरा नाम विशाल शफी है, हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला तहसील बुनियाद और एच शामपुरा से बोल रहे हैं। जी जी बताएं शफी साहब। सर हमारे गांव में जेजेएम स्कीम आई थी जो अभी तक खस्ता हालत पड़ी हुई है, उसका ना काम चल रहा है ना हमें अभी तक उसके ब्रांच लगी हैं। ये कहां से कहां तक चल रही थी जेजेएम की स्कीम? सर ये जेजेएम स्कीम थी लगभग 5 गांव के लिए, 3.5 करोड़ रुपया इसमें खर्चा है। लेकिन अभी तक इसकी ना ब्रांच लगी है ना कुछ। काम कितना हुआ? अभी कुछ काम हुआ है? सर काम इसका एसआर बनाया गया है लेकिन अभी तक उसमें भी पानी नहीं पहुंचा है। सर हमारा गांव इस वक्त पानी की मुश्किलात से गुजर रहा है। आपने जो आपके कंसर्न एमएलए साहब है उनकी नोटिस में ये मामला लाया? सर उनकी नोटिस में भी लाया तो डिपार्टमेंट वालों से कहते हैं तो वो बोलते हैं जी हमारे पास फंड्स नहीं है, फंड्स खत्म हो गई हैं। ये तो मसला ही नहीं है, जेजेएम में ही सबसे ज्यादा पैसा और इसी को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा भी असेंबली के अंदर पिछले 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिला है। चलिए आपने कॉल की है, ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि जल जीवन मिशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं उन तक भी और जो जिम्मेदार हैं इस इदारे की उन तक की आवाज़ पहुँचे ताकि आपका ये मामला हल हो। और यही मौका है कि अगर आज कामकाज थोड़ा सा ठीक किया जाए तो आने वाले गर्मियों तक ये पूरा सेट हो जाएगा। लेकिन अभी शायद बजट की वजह से भी कुछ चीज़ें रुकी होंगी, कुछ चीज़ें असेंबली की वजह से भी रुक पड़ी हैं। लेकिन लेट अस होप कि ये सिलसिला चंद दिनों का है, ये ख़त्म होके ग्राउंड जीरो पर ये काम सारा शुरू हो जाए। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो जी नाम बताएं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है रईस, मैं लालबाजार से हूँ। जी रईस साहब बताएं। ये जो एचपी गैस है ना, एचपी गैस, जी जी जी, उसमें जो थोड़ा सा खत्म हो जाता है फिर उसमें निकलता है दूसरा कलर का, उसे थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ये पता नहीं इसमें क्या होता है। अच्छा ये है ना जो गैस मैं समझ गया, गैस का सिलेंडर जो आ रहा है आपका कहने का कि आधा चलता है तो एक फ्लेम होती है, दूसरा चलता है तो फिर उसमें आधा होने के बाद दूसरी फ्लेम आती है, शायद उसमें कोई प्रॉब्लम है। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने। ये पहली बार हुआ या इससे पहले भी कंटिन्यूअसली हो रहा था? चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ बहुत सब रशीद बेबी पटेल। जी अब्दुल रशीद साहब। हाँ गुजारिश आज ये नवरोज आलम तरफ सारी मुबारक मुबारक आना सड़ा शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बात छीपर मधुर अहमद वानी नंबरदार। जी वानी साहब वनी वाज अजाल मसला वो जोरी तनख्वाह गसन प्रान नंबरदार प्रेनी नंबरदार रोज कर 70 रुपये पर नौकरी मसल तुलतो तुम अमिस वजीर आला प्रेनी नंबरदार ग 70 रुपये पर कर नौकरी। आज कोता तरह 1500 रुपये तरह। अच्छा वह 1500 रुपये तरह। चलो इंशाल्लाह मे बासान ओत्र यम सात रेवेन्यू महकम ग्रांट्स तम दो सवाल बारस अंदर तथ अंदर तह मसला आमुत और मे उम्मीद कि शायद यमनी कैसन दोहन अंदर अंदर मा गि मसल तुहद तह हल तिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वुचान तिहद तरफो वन आमुत कि ना यह मसल ग्रेव काल पेंडिंग यह पे क्लियर कर। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो आर के शर्मा बोल रहा हूँ जम्मू से। जी शर्मा साहब। अच्छा वो जो न्यूज दी आपने ट्रम्प की प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए हैं जी, तो मेरी तजवीज है कि प्राइवेट स्कूल बेशक ना बंद करे, ये मजहबी स्कूल है जो ये बंद कर दे। ये जुनून फैलाते हैं बच्चों में, स्टूडेंट में। हिंदू हाई स्कूल, इस्लामी हाई स्कूल, जैन स्कूल, खालसा स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, ऐसे बच्चों को पढ़ाई करने दे, उन्हें इस दलदल में मत ले।
ये मेरी मोहतरमाना अपील है। ये भी एक अच्छी तजवीज़ है कि जनाब सकीना से ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम देख रहे हैं कि कॉन्वेंट का चल रहा है, जुनून उन्हें भर देते हैं और फिर ये आगे जाके नसूर बन जाता है। ये बड़ा मुश्किल है, इसे बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए, शुक्रिया। आपकी तजवीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनाब ये मजहब के नाम का जो टैग है अगर इसको हटा दिया जाए, जनरल लाइन स्कूल कर दिया जाए तो सबसे बेहतर है। टैग करके हम करना क्या चाहते हैं, फिर सवाल उठते हैं जिस तरीके से भाई ने भी सवाल उठाया। जी एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो जी सर, ऐसा है उमर अब्दुल्ला साहब ने जब ओथ ली थी तो उन्होंने बोला था जम्मू में ग्रीन सिग्नल ट्रैफिक होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे 90 MLA हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं और भी कई VIPs हैं, लेकिन जब रोड पे हम चलते हैं तो ये गाड़ियां ऐसे दनाती हुई चलती हैं। मुझे तो कहीं ग्रीन सिग्नल नजर नहीं आता, इवन एम्बुलेंस को भी बख्शा नहीं जाता। इसके बारे में असेंबली में कोई सवाल जवाब नहीं होता। क्या आम पब्लिक की कोई लाइफ नहीं है? इसके बारे में आपकी क्या राय है और पब्लिक की क्या राय है? नहीं बिल्कुल ये बात बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये VIP कल्चर जरा खत्म हो, और जिस तरीके से उमर ने कहा था कि जनाब कोई कॉरिडोर मेरे लिए ना रखा जाए, सबको चलने की इजाज़त हो। लेकिन आपकी बात सही है, पिछले दिनों हमने देखा कि मूवमेंट एक था तो फिर एम्बुलेंस भी रुकी हुई थी और सबको एक साथ एक तरीके से चलने की इजाज़त होनी चाहिए थी। मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आला साहब भी, लीडर ऑफ अपोजिशन भी और तमाम मेंबरान इस पर ज़रूर बात करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इशू है। आपने जो मसला उठाया हम ज़रूर उनकी नोटिस तक इस मामले को लाएंगे कि जनाब ज़रा उस वादे को अमली जामा पहनाइए कि कॉरिडोर ना बनाया जाए, सबके लिए चलने की इजाज़त हो। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने की। अच्छा ये सायरन वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जम्मू में भी मैं अक्सर देख रहा हूँ कि गाड़ियाँ दंदनाती सायरन बजाती चल रही है और फिर जब हम देखते हैं शायद VIP मोमेंट भी हो, लेकिन क्या ये सायरन बजाना लीगली वैलिड है? एक बड़ा सवाल है ये, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई गाइडलाइंस थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तो ये कहा गया था जनाब सायरन से एम्बुलेंस बजाएंगे और फिर जो भी VIPs है उस वक्त अगर कॉरिडोर को क्लियर करना हो तो किया जाए। लेकिन यहाँ तो हर 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद कहीं ना कहीं सायरन बजता रहता है। उसकी ओर भी ट्रैफिक अमले को देखना पड़ेगा, क्या वो फेक सायरन्स तो नहीं है कोई बजा रहा है। कॉलर फटाफट से जी। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील से मंजूर अहमद बोल रहा हूँ। पंचायत लाड़ है हमारा पंचायत का नाम। जी सर, हमारी एक प्रॉब्लम है, बहुत दरीना मांग है। हमारी एक रोड है PWD के तहत, ये 2007 में 7 किलोमीटर सेक्शन RNB के तहत, तो उसके बाद सर इस पे कोई भी काम आज तक नहीं लगा। 2 किलोमीटर फिर 2014 की गवर्नमेंट के बाद 2017 में बना था, तो उसमें जो कंपनसेशन था वो भी लोगों को हाफ कंपनसेशन मिला। तो 2 किलोमीटर का रफ कटिंग करके तो रोड को वैसे ही धर्म भरम छोड़ा हुआ। अभी तक हमने बहुत सा रोना रोया लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। मेरी एक इच्छा कि सर इसके ऊपर एक ध्यान दिया जाए, ये हमारी कहीं आला हुकूमत तक पहुंचाया जाए। चलिए बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी बात रख दी है और मुझे उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर का दफ्तर जो काफ़ी एक्टिव है, राब्ता ऑफिस उनका, वो भी सुन रहा होगा और उनसे वादा यही है कि जनाब ये सारी शिकायतें आप भी सरा सुन लीजिएगा, क्योंकि अवामी फीडबैक होता है, तनकीद नहीं होती है, ये तनकीद बराए तामीर होता है। और कल रियासत के वज़ीर आला भी कह चुके थे कि तनकीद के लिए हमारा दिल बहुत वसी है, तो इन बातों को ज़रा सीरियसली टैकल किया जाए, हल किया जाए, इसी उम्मीद के साथ फिलहाल यहाँ पर कॉलर्स को रोक लेते हैं। जी वेदर अपडेट पर आते हैं। रात किस तरीके से जम्मू और श्रीनगर के अंदर गुजर चुकी है। 3.0 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का कम से कम रात का दर्जा हरारत, बड़गाम में 2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, पुलवामा 0.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज हल्की सी बारिशों का इम्कान है। कुपवारा 1.7 डिग्री सेल्सियस रात का कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया और बारामूला 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर भी हल्की बारिशों का इम्कान आज लगाया गया है। जम्मू चलते हैं तो धूप आपको हर तरफ से दिखेगी। 12.6 डिग्री सेल्सियस रात का कम से कम दर्जा हरारत, सांबा 7.6 डिग्री सेल्सियस और उधमपुर के स्टेशन पर 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है रात का कम से कम दर्जा हरारत। किश्तवाड़ आएंगे तो हल्की बारिशों का सिलसिला कुछ मकामात पर हो सकता है पहाड़ी इलाकों के अंदर, लेकिन रात 6.7 डिग्री सेल्सियस के साथ बीत चुकी है और पुंछ के अंदर 7.0 डिग्री सेल्सियस रात का दर्जा हरारत रहा है और पहाड़ी इलाकों में आज हल्की सी बारिशों का इम्कान लगाया गया है। तो इस मौसम के मिजाज के साथ ही हमें आप देंगे इजाजत।
अपनी नेक दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार खबरों का न थमने वाला सिलसिला गुलिस्तान न्यूज पर जारी रहेगा।